देखते हैं हम। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शंस, है ना। क्लास 12th का हमारा पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शंस। और बच्चों आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे रिलेशन से। किससे शुरुआत करेंगे? रिलेशन से, कि ये रिलेशन आखिर है क्या चीज। ठीक, अब देखिए सुनिएगा। अब रिलेशन समझने के लिए यदि आपको ध्यान होगा, हमने क्लास 11th में कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था, तो हम सबसे पहले इसको पढ़ रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को। मैं आपको याद दिला देता हूं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स हमने क्लास 11th में पढ़ा था, ऑफ टू सेट्स। ठीक, याद होगा कैसे करते थे। यदि सपोज मेरे पास एक सेट ए मैंने आपको दे दिया, सेट में एलिमेंट दे दिए 1 और 2, और मैंने एक सेट बी दे दिया, मैंने इसमें एलिमेंट डाल दिए 3 और 4, तो इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता था? ए क्रॉस बी। इट इज रीड एज ए क्रॉस बी। इसे किस तरीके से रीड किया जाता था? ए क्रॉस बी। जिसमें सर हम क्या किया करते थे कि हम सेट ए के जितने भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट की पेयरिंग दूसरे वाले सेट के सभी एलिमेंट्स के साथ किया करते थे। ठीक, तो देखिए मैं यहां पे क्या करूंगा, 1 का पेयरिंग 3 के साथ करूंगा, कॉमा 1 की पेयरिंग 4 के साथ, कॉमा 2 की पेयरिंग 3 के साथ, और कॉमा 2 की पेयरिंग 4 के साथ। और ये जो हमारे पास निकल के आता था, ये क्या होता था? हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता था। और इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे किस रूप में पाए जाते थे? ऑर्डर्ड पेयर के रूप में पाए जाते थे। किस रूप में पाए जाते थे? ऑर्डर्ड पेयर। और याद होगा हमने इस ऑर्डर्ड पेयर के बारे में भी बात की थी कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में आए हुए जितने भी एलिमेंट हैं, इसमें जो पहला एलिमेंट है ये पहले वाले सेट का होगा। देख लीजिए, हर ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा वो पहले सेट का होगा, और जो दूसरा एलिमेंट होगा आप देख पा रहे होंगे वो कौन से वाले सेट का होगा? दूसरे सेट का होगा। इसी का मतलब होता था ऑर्डर्ड पेयर। कितनी बात समझ में आई? और ए क्रॉस बी को हम यदि लिखा करते थे सेट बिल्डर फॉर्म में, तो कैसे लिखा करते थे कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट, जहां पे ए किसका एलिमेंट होगा? कैपिटल ए का होगा, और बी किसका एलिमेंट होगा? कैपिटल बी का होगा। ठीक, ये स्मॉल ए, हमने ये सभी एलिमेंट को स्मॉल ए रिप्रेजेंट कर लिया है और इन सभी एलिमेंट को स्मॉल बी रिप्रेजेंट कर लिया है। इस तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट बिल्डर फॉर्म को लिखा करते थे। ये हमारा क्लास 11 का टॉपिक था और ये सब आपको अच्छे से याद है। सेट बिल्डर फॉर्म को प्रॉपर्टी मेथड भी कहा जाता था, ये बात आपको अच्छे तरह से पता है, और यही हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ करता था। ठीक, अब हम बात करते हैं किसकी? रिलेशन की। ठीक, तो मैं पहले रिलेशन की आपके सामने डेफिनेशन लिख देता हूं कि रिलेशन एक्चुअली में होता क्या है। तो देखिए, अ रिलेशन आर किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? आर। अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट, from a non-empty set A, है ना, from a non-empty set A to non-empty set B is a subset, is a, what I am writing, is a subset of Cartesian product, is a subset of Cartesian product. दैट इज, कैसे लिखते थे? याद होगा आप सभी को कि ए क्रॉस बी है, तो जो हमारा रिलेशन होगा वो इसका क्या होता था? सबसेट होता था। ये हमने पढ़ा था अपनी क्लास 11th में। होप सो आपको याद आ गया होगा। अब सर ये जो रिलेशन आपने लिखा है, यहां पे हमने क्या लिखा है? अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। पर सर ये सबसेट बनता कैसे था? तो देखिए, द subset is derived, the subset is derived by, किस तरीके से डिराइव किया जाता था? is derived by describing the relationship, is described by describing the relationship between the first element एंड दी सेकेंड एलिमेंट। सुनिएगा ध्यान से, इसी में पूरा राज छुपा हुआ है। हमने देखा कि रिलेशन क्या होता है, इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस तरीके से लिखा जाता है कि हर रिलेशन किसका सबसेट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का होता है। और ये सबसेट कैसे बनाया जाता है, तो सबसेट बनाया जाता है यानी कि डिराइव किया जाता है बाय डिस्क्राइबिंग द
रिलेशनशिप किसके बीच में, रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। याद आ रहा है ऑर्डर्ड पेयर कहां होते थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट का हर एक एलिमेंट और एक ऑर्डर्ड पेयर होता है, ठीक। द सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए क्रॉस बी। इस तरीके से कुछ, यानी कि हम, ये दिख रहा होगा ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसमें कुछ नियम लगाते थे, उन नियमों से एक जो सबसेट बन के आता है उस सबसेट को ही हम क्या पढ़ते हैं, रिलेशन पढ़ते हैं। साहब क्या इतनी बात क्लियर हो गई? होप सो इतना समझ में आएगा कि ये हो क्या रहा है, कि कैसे हमने पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट पे बात करी, दो सेट लिए, उन दो सेट के बीच में प्रोडक्ट निकाला, उन दोनों प्रोडक्ट के पास जो भी एलिमेंट होते हैं वो प्रोडक्ट ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? सर ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में आने वाले जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स इसके ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होते हैं, उस हर ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है वो पहले वाले सेट का होता है और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो दूसरे वाले सेट का होता है। उसके बाद हमने क्या देखा, रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? आर से। सर क्यों ऐसा बोल रहे हो? क्योंकि आपन ने पढ़ा है कि रियल नंबर भी एक चीज होती है, रियल नंबर के लिए भी आर लिखते नहीं, इसके लिए इस तरीके का आर लिखा जाता है डबल लाइनिंग स्ट्रक्चर के साथ। तो अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ व्हाट, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। और ये सबसेट कैसे बनाया जाता है? सबसेट डिराइव किया जाता है रिलेशनशिप डिफाइन करके, कोई नियम लगा के, किसके ऊपर? इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर। और जो ऑर्डर्ड पेयर निकल के आएंगे वो जो एक नया सेट बन के आएगा वही हमारा क्या कहलाता है? रिलेशन कहलाता है। तो ये पूरी कहानी मेरे ख्याल से इतनी क्लियर हुई होगी। अब अपन आगे बात करते हैं। देखिए अब जैसे मैं आपको बताऊं कि सर कैसे आप किस तरीके के नियमों की बात कर रहे हो, किस तरीके का रिलेशनशिप। हमने पीछे क्या देखा, जरा ध्यान से देखो बेटो, है ना, कि रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट। तो ये रहा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये रहा फर्स्ट एलिमेंट और ये रहा सेकंड एलिमेंट। इन सभी ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट के बीच में जो नियम लगाऊंगा वो नियम से मुझे एक सबसेट मिलेगा, उस सबसेट को मैं क्या बोलता हूं? रिलेशन बोलता हूं। तो देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने यहां पे लिया, सपोज एक सेट ए मैंने ले लिया, है ना, 1 2 3। एक सेट मैंने बी ले लिया, मैंने इसमें लिख दिया 4 5 और 6। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आई होगी। अब मैं रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं, मैं R1 लिख रहा हूं। रिलेशन कहां से कहां डिफाइन कर रहा हूं? सेट ए से सेट बी पर डिफाइन कर रहा हूं। बात समझ में आ रही होगी। अच्छा पहले तो ये बताओ सर, रिलेशन डिफाइन कर रहे हो तो क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट बना चुके हो? हाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट बन चुका है, फिर भी मैं आप लोग के लिए लिख दे रहा हूं कि इसके लिए पहले ए क्रॉस बी बनेगा। ए क्रॉस बी में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? 1,4 1,5 1,6, ऐसे ही 2,4 2,5 2,6 और अगला आएगा आपके पास 3,4 3,5 और 3,6। ठीक, इन सभी एलिमेंट्स के पास भी कॉमा लगाना है बेटा, है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं हमारे। ठीक, अब दो सेट थे, दोनों का क्या बन चुका है? कार्टेशियन प्रोडक्ट बन चुका है। मैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के हर एक ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट है और जो दूसरा एलिमेंट है उनके बीच में एक रिलेशन डिफाइन करने वाला हूं, यानी कि एक नियम लगाने वाला हूं। वो क्या है कि R1 A to B नियम कुछ इस प्रकार है कि भैया R1 ऐसा लिखा जाएगा कि आप ऐसे ऑर्डर्ड पेयर X और Y का कलेक्शन दो, आप ऐसे ऑर्डर्ड पेयर X और Y का कलेक्शन दो जहां पे X इज ग्रेटर देन Y, जहां पे X इज ग्रेटर देन Y और X आपका पहले वाले सेट A का होना चाहिए और Y आपका दूसरे वाले सेट B का होना चाहिए। तो आप मुझे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन दो। अच्छा यही होता है रिलेशन। सर कैसे रिलेशन? देखो X Y, तो ये सारे के सारे X Y, ये सारे के सारे क्या है? X Y, ये भी क्या है? X Y, ये भी क्या है? X Y। इन सभी X Y के बीच में क्या नियम लगाया हमने कि X बड़ा होना चाहिए Y से। क्या यहाँ पे X बड़ा है Y से? नहीं। क्या ये बड़ा है X और Y? नहीं। क्या यहाँ वाला 1 इज ग्रेटर देन 6? नो। क्या 2 इज ग्रेटर देन 4? नहीं। यानी कि सर इसमें से तो एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। हाँ, यानी कि जब मैं R1 को लिखना चाहूंगा तो मैं चाह के भी इसके अंदर कोई भी एलिमेंट फिल नहीं कर पाऊंगा और इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? 5 से। और इसको हम पढ़ते हैं किस तरीके का रिलेशन? या तो आपने सुना होगा नल, या तो वॉइड, या तो एम्प्टी रिलेशन। इस रिलेशन को ही क्या कहा जाता है? एम्प्टी रिलेशन। तो जरा ध्यान से देखिए बेटा, हमने
उस A क्रॉस B में एक ऐसा नियम लगाया, वो नियम आपको सामने दिख रहा होगा, उस नियम को लगाया तो हमें उसमें एक भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं आ पाया। तो जब कोई ऐसा रिलेशन यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में डिफाइन किया हुआ कोई ऐसा रिलेशन जो उसमें से एक भी एलिमेंट अपने अंदर फिल ना कर पाए, उस रिलेशन को क्या कहा जाता है? नल वॉइड या फिर एम्प्टी रिलेशन। अब मैं एक और रिलेशन डिफाइन करने जा रहा हूं, R2। R2 भी किस में से किस में डिफाइन हो रहा है? सेट A से सेट B पे। जरा देखिएगा, ठीक, कैसे डिफाइन हो रहा है कि मैं R2 को बोल रहा हूं कि मुझे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर X, Y का कलेक्शन लाके दो जो कि X छोटा हो किससे? Y से। और ये बात ध्यान रखनी जरूरी है कि X A का एलिमेंट हो और Y किसका हो? B का एलिमेंट हो। तो अब आपको इसको टेबुलर फॉर्म में मुझे लिख के दिखाना है। ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, इसका टेबुलर फॉर्म बनाते हैं। और ये सारे एलिमेंट किससे निकालने हैं मुझे? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो भैया बता दो, X लेस देन Y, तो हाँ 1 इज लेस देन 4, 1 इज लेस देन 5, 1 इज लेस देन 6, 2 इज लेस देन 4, 2 इज लेस देन 5, 2 इज लेस देन 6। क्या ये सारे के सारे एलिमेंट आ गए? सारे एलिमेंट आ गए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा भैया क्या, मैं लिख दे रहा हूँ 1,4, 1,5, 1,6, ठीक, ऐसे ही 2,4, 2,5 और 2,6, और एक ये भी आ रहा है हमारे पास 3,4, 3,5 और 3,6। सर ये तो पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर हो गया। तो बेटा ऐसा रिलेशन जो कि किसके इक्वल हो जाए? A क्रॉस B के इक्वल हो जाए, ऐसे रिलेशन को कहा जाता है यूनिवर्सल रिलेशन। क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल रिलेशन। ध्यान रखिएगा, जब कोई रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है, दैट रिलेशन इज नोन एज यूनिवर्सल रिलेशन। अब सुनिएगा जरा बात को, चाहे नल वॉइड या एम्प्टी रिलेशन की बात करूं, यानी कि एम्प्टी रिलेशन की बात करूं या फिर यूनिवर्सल रिलेशन की बात करूं, ये दोनों ही जो रिलेशन होते हैं इन्हें कहा जाता है ट्रिवियल रिलेशन। क्या कहा जाता है इन्हें? ट्रिवियल रिलेशन, कि ये तो किसी भी हालत में मौजूद होंगे ही होंगे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? ट्रिवियल रिलेशन। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अब देखिए, मैं एक और रिलेशन डिफाइन करने जा रहा हूं, R3। मैं क्या रिलेशन डिफाइन करने जा रहा हूं? R3। या फिर आप सेट चेंज कर लेते हैं, एक ही सेट में आप लोग लगे रहेंगे तो आप लोग को समझ नहीं आएगा ज्यादा। मेरे ख्याल से इतनी बात क्लियर हुई होगी, ठीक। तो देख लीजिए क्या किया हमने, कि हमने जो भी निकाले रिलेशन, वो किस में से निकाले? A क्रॉस B से। तो यहां पे एक बात मैं जरूर आपको लिख के दिखाना चाहता हूं कि जो R1 है वो भी किसका सबसेट है? A क्रॉस B का सबसेट है। देख लीजिए, क्यों सर? उसके अंदर तो एक भी एलिमेंट नहीं है। तो हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि phi इज अ सबसेट, याद आ रहा होगा, phi इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। phi क्या होता है? सभी का सबसेट होता है। phi इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। उसी तरीके से phi इज अ सबसेट ऑफ एवरी रिलेशन ऑल्सो। क्यों? क्योंकि बेटा रिलेशन इज ऑल्सो अ सबसेट। बात समझ में आ गई? सबसेट है यानी कि एक तरीके का क्या है? वो सेट है। अच्छा, R2 भी क्या है? सबसेट है किसका? A क्रॉस B का। इसलिए मैंने वहां पे पीछे आपको लिख के दिखाया था, याद होगा, कि देखिए कि रिलेशन, दुनिया का जितने भी रिलेशन होते हैं वो सारे के सारे किसके सबसेट होते हैं? A क्रॉस B के सबसेट होते हैं। ये सबसेट का निशान होता है बच्चों। किसका होता है? सबसेट का। कितनी बात समझ में आई? और जब कोई ऐसा रिलेशन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है वो यूनिवर्सल रिलेशन होता है, और ऐसा कोई रिलेशन जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है वो कौन सा होता है? एम्प्टी रिलेशन होता है, ठीक। अब देखिए, मेरे ख्याल से इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी कि क्या होता है रिलेशन, क्या होता है एम्प्टी रिलेशन, क्या होता है यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक। आगे बात करते हैं, ठीक। अब हमारे पास कौन सा रिलेशन आ गया भैया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन, अभी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत बिल्कुल दिल थाम के बैठिए, ठीक है ना। अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन ए सेट A is said to be reflexive relation if every, है ना, if every element, हम एक ही सेट पे बात कर रहे हैं, if every element of set A, है ना, if every element of set A is related to its own element, या own self, है ना, खुद ही से जो रिलेट कर जाए
वो ही रिलेशन क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव। सर कहना क्या चाहते हैं, इसको लिखने का तरीका देखिए, पहले लिखने के तरीका और डेफिनेशन आपसे कोई भी पूछ सकता है, ठीक, कि रिलेशन आर, है ना, अ रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, अ रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव if and only if a comma a belongs to R, if a comma a belongs to R, ठीक, for all a belongs to capital set A। बात समझिएगा आप, ठीक। मैं यहाँ पे सर ये A क्या है, तो मैं यहाँ पे एक सेट A ले दे रहा हूँ 1 2 3, मैं इस सेट 1 2 3 की बात कर रहा हूँ, ठीक। तो इसमें A कॉमा A यदि R में आ जाएंगे सभी A के लिए, सभी A के लिए आने की, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे क्या है, स्मॉल a, इन सभी के यदि डुप्लेट्स मौजूद होंगे रिलेशन में, तो वो रिलेशन मेरा कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा साहब, ठीक। एंड ऑल्सो एक बात ध्यान रखिएगा कि आइडेंटिटी, कौन सा, आइडेंटिटी रिलेशन है ना, आई ए से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, है ना, आइडेंटिटी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ रिफ्लेक्सिव। किसका सबसेट होता है भैया, रिफ्लेक्सिव का सबसेट होता है। सर ये कहना क्या चाह रहे हो, अब सुनिएगा, जैसे मैं यहां पे एग्जांपल ले रहा हूं, सुनिएगा, एग्जांपल लिया मैंने, अब वो एग्जांपल क्या है, मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाऊंगा, तो तुम लोग जानते हो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो आप बोलोगे सर ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा कि आप 1 2 3 का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ निकालना है, 1 2 3 के साथ ही निकालना है। यदि ऐसा करोगे तो आ जाएगा 1 1 1 2 1 3, बात समझ में आ रहा है, ऐसे ही 2 1 2 2 और 2 3 यही आएगा, और 3 1 3 2 और 3 3। मेरे ख्याल से ये एक आपको समझ में आया होगा, इसको बोला जाता है ए क्रॉस ए। हमने क्या निकाल दिया, ए क्रॉस ए, तो इतनी बात समझ में आई होगी। अब मैंने इसमें एक रिलेशन आर डिफाइन किया, और रिलेशन मैंने कैसे डिफाइन किया, मैंने रिलेशन डिफाइन किया ए से ए में, है ना, हमने एक ही सेट लिया है, दिख रहा होगा, हमने एक ही सेट ए लिया है, हमने रिलेशन डिफाइन किया ए से ए में, और वो रिलेशन क्या था साहब, वो रिलेशन ये था कि आप ऐसे ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन ले आइए, आप ऐसे ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन ले आइए जहां पे x किसके इक्वल हो, y के इक्वल हो, ठीक, और x पहले वाले सेट का एलिमेंट हो और y भी, हमारे पास एक ही तो सेट ही है, समझ में आ गया होगा। तो सर आप इसको टेबुलर फॉर्म में कैसे लिख के दिखाओगे, तो आप बोलोगे जहां x और y इक्वल हो तो एक ये ले लूंगा, ये मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट है, याद है ना, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि मुझे इसमें से निकालना है, तो एक तो 1 1 ले लूंगा साहब, ये ले लिया 1 1, एक ले लूंगा 2 2 और एक ले लूंगा 3 3। नहीं आई बात समझ में, तो दिख रहा होगा ये क्या लिखा हुआ है, a बिलोंग्स टू r फॉर एवरी, इसको क्या पढ़ते हैं, फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a। तो सुनिएगा हिंदी में, मतलब a में कुल मिला के कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, एक 1 है, एक 2 है और एक 3 है। तो 1 का दिख रहा होगा, 1 का 1 1 मिल गया, 2 के लिए मिल गया 2 2, 3 के लिए मिल गया 3 3, तो मैं तुरंत बोल दूंगा कि सर ये रिफ्लेक्सिव है। अच्छा सर, यदि कल को मुझे कोई ऐसा रिलेशन मिला जिसमें 1 1 था, 2 2 था, ठीक, और इनमें से बाकी कोई सा ले लिया मैंने 3 1, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, मैं बोलूंगा नहीं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए जितने आपके सेट में एलिमेंट थे, जिसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने बनाया, तो जिसका आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया उस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उन सबके डबल्स मौजूद होने चाहिए, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा, यदि ऐसा कर दिया सर 1 1 2 2 3 3 और मैंने साथ में डाल दिया 1 2, क्या लगता है सर ये वाला है क्या, देखिए 1 2 अपने पास यहाँ पे है क्या, कहीं 1 2 है, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो याद रखिएगा रिफ्लेक्सिव के लिए आप किसी और को देखने की जरूरत नहीं, आपको बस ये देखना है कि सेट में जितने एलिमेंट हैं उन सबके डबल्स मौजूद हैं कि नहीं, तो मैं बोल दूंगा तुरंत में उठा के कि रिफ्लेक्सिव है। तो मेरे ख्याल से रिफ्लेक्शन में आया होगा। अब एक ये बड़ी दिक्कत देता है, उसका नाम क्या है भाई साहब, सर ये आपने यहाँ पे एक बात लिखी थी, आइडेंटिटी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ रिफ्लेक्सिव। तो देखिए क्या ये वाला आइडेंटिटी है, मैं बोलूंगा हाँ ये आइडेंटिटी है, ये वाला जो सेट लिखा हुआ है ये आइडेंटिटी है। सर क्या ये आइडेंटिटी है, नहीं ये वाला आइडेंटिटी नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें 3 3 मौजूद नहीं है। सर इसमें तो 3 3 क्या है, ये आइडेंटिटी है, मैं बोलूंगा नहीं ये भी आइडेंटिटी नहीं है। इसका मतलब जरा बात समझिएगा, आइडेंटिटी होने के लिए सिर्फ उनके डबल्स होने चाहिए,
रिफ्लेक्सिव होने के लिए डबल्स भी होने चाहिए, साथ में कोई दूसरे एलिमेंट हो या ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आइडेंटिटी के लिए कंडीशन जरूरी है कि यदि सेट में 1 है तो 1,1 होना चाहिए, 2 है तो 2,2 भी होना चाहिए, और 3 है तो 3,3 भी होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए भी 1,1, 2,2, 3,3 होना चाहिए, पर उसके अलावा यदि और भी एलिमेंट्स डाल दिए जाएंगे तो भी वो रिफ्लेक्सिव रहेगा। इसी से यहां पे एक बात कही जाती है, नोट जरा समझिएगा कि एवरी, है ना, एवरी, यहां पे लिख दे रहा हूं, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी। ठीक, जैसे ये देख रहे हो कि ये वाला रिफ्लेक्सिव है पर ये आइडेंटिटी नहीं है, ये वाला तो है ही नहीं, ना रिफ्लेक्सिव ना आइडेंटिटी, ये वाला रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिटी भी है। तो सारे के सारे आइडेंटिटी रिलेशन जो होते हैं वो रिफ्लेक्सिव होते हैं, पर सारे के सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं होते। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। अब बात करते हैं अगले रिलेशन पे। अगला इंपॉर्टेंट रिलेशन कौन सा है? सिमेट्रिक रिलेशन। तो देखिए इसकी डेफिनेशन कल को आपको कोई पूछेगा तो आप कैसे लिखेंगे। तो देखिए a relation R on set A, a relation R on set A is said to be symmetric, is said to be symmetric if and only if A comma B belongs to R implies B comma A also belongs to R। यदि ये साबित हमने कर दिया कि यदि A कॉमा B R में है और B कॉमा A भी R में है, तो हम बोल देंगे वो जो रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। थोड़ा सा मैं सुधार करूंगा अपने सेंटेंस में कि यदि A कॉमा B R में मौजूद है तो हमें साबित करना होगा कि उसका अपोजिट वाला B कॉमा A भी R में हो। ठीक, जैसे कि यहाँ पे ना इसको कैसे लिख सकते हैं, और लिखने का तरीका कि यदि A रिलेटेड टू B है तो हमें क्या साबित करना होगा कि B रिलेटेड टू A है। फॉर एवरी A B बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे भैया, यहाँ पे दिख रहा होगा A रिलेटेड टू B है, B रिलेटेड टू है, और A B दोनों के दोनों क्या है भैया, कोई रियल नंबर है ना, या फिर कोई सेट के अंदर है, और सेट हमारा क्या लिया है हमारा A, है ना, वो दोनों के दोनों एलिमेंट सेट A में होने चाहिए। हमने पीछे सेट A लिया था ना, अभी भी हमारा सेट वही है। हमने सपोज सेट A कितना लिया है, हमने सेट चेंज नहीं किया, 1 2 3। सर कहना क्या चाहते हो, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल देखिए साहब, यदि मैंने यहाँ पे लिख दिया है एक रिलेशन मैंने लिखा है R1 करके, मैंने यहाँ पे लिखा है 1,1, यहाँ पे लिखा है मैंने 2,3, ठीक, 2,3 और 3,2। बताइए साहब रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। मैं यहाँ पे कलर चेंज करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि जरा सुनिएगा, ये 1 है, ठीक, 1 रिलेटेड टू 1 दिख रहा होगा, 1 रिलेटेड टू 1, ये पहला वाला 1 और ये दूसरा वाला 1। तो ये इंप्लाई क्या करेगा कि ये वाला 1 है ना रिलेटेड टू ये दूसरा वाला 1। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि सर आपने इसको इसकी जगह लिख दिया और इसको इसकी जगह, इसका मतलब क्या है सर, क्या 1,1, अब आप लोग सोच रहे होगे क्या मैं 2 बार लिखूंगा, तो याद होगा सेट की डेफिनेशन के अनुसार रिपीटेशन नॉट अलाउड। सेट की डेफिनेशन के अनुसार रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, याद आ रहा होगा सबको, ठीक। इसीलिए मैं 1,1 को यहां पे 2 बार लिख नहीं सकता। दूसरों को चेक करते हैं कि सर यहां पे लिखा है 2 रिलेटेड टू 3, तो क्या 3 रिलेटेड टू 2 मौजूद है उस सेट में? हाँ। तीसरा लिखा हुआ है 3 रिलेटेड टू 2, यानी कि 3 किससे पेयर हो रहा है, 2 से पेयर हो रहा है, तो क्या उसका उल्टा 2 रिलेटेड टू 3 सेट में है? हाँ है। यानी कि लिया हुआ सेट आपका क्या है, सिमेट्रिक है साहब। लिया हुआ सेट क्या है आपका, सिमेट्रिक। बात समझ में आई? तो ये जो रिलेशन हमने लिया हुआ है किस तरीके का रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है। होप सो इतनी बात समझ में आई होगी। ध्यान रखिएगा इस तरीके से करना। अगला रिलेशन, इंपॉर्टेंट रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे डिफाइन होता है, a relation R on set A, a relation R on set A is said to be transitive relation, is said to be transitive relation, है ना। इसको क्या कहा जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहा जाएगा इफ एंड ओनली इफ ए बी आर में हो, यानी कि A, B R में हो, साथ में
बी से शुरू होने वाला बी कॉमा सी भी आर में हो और ये इंप्लाई कर दे कि ए कॉमा सी भी आर में है, यदि ऐसा हुआ तो हमारा जो रिलेशन होगा वो किस तरीके का रिलेशन हो जाएगा, ट्रांजिटिव। लिखने का एक और तरीका कि ए रिलेटेड टू बी हो, साथ में बी रिलेटेड टू सी हो, जहां से शुरू करते हैं वहीं से, है ना, यहाँ पे खत्म है, यहीं से शुरू है, तो हमें इंप्लाई करना होता है कि ए इज ऑल्सो रिलेटेड टू सी फॉर एवरी ए बी सी प्रेजेंट इन अ सेट ए। बात समझ में आई? वो ए बी सी तीनों के तीनों सेट ए में मौजूद होने चाहिए। हमारा कौन सा रिलेशन होता है, ट्रांजिटिव। जैसे यदि मैं कुछ एग्जांपल लेके यदि आपको बताना चाहूं, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूं, है ना, ये कलर वैलिड, ये दिख रहा है ना कलर, बढ़िया। तो देखिए एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं हम, मान लीजिए मैंने R1 लिया है ना, इसके अंदर मैंने एलिमेंट डाल दिया 1,2, दिख रहा है 1,2, तो 2 से शुरू होने वाला मान लीजिए इसमें कौन सा है, 2,3, और यदि उसमें 1,2 है, 2,3 है और कौन मिल जाए, 1,3 भी मिल जाए, तो ये जो रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। देखो ये ए कॉमा बी है, फिर ये बी से शुरू होने वाला बी कॉमा सी है, तो यदि ए कॉमा सी दिख रहा होगा, ए कॉमा सी मिल जाए तो वो जो रिलेशन होगा वो किस तरीके का रिलेशन हो जाता है साहब, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाता है। तो मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आई होगी। अब इस तरह के रिलेशन को हमें क्या करना होता है, प्रूफ करना होता है। सर प्रूफ करना कैसे सीखेंगे, देखिए अभी सब सीखेंगे प्रूफ करना, आपको डेफिनेशन याद रखनी कि कैसे। एक सबसे बड़ा रिलेशन जो हमें प्रूफ करना होता है वो, उस पर बात कर लें, कौन सा रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखिए अ रिलेशन on set A is said to be equivalence relation, इसे क्या कहा जाएगा, is said to be equivalence relation यदि if R is reflexive, यदि जो आपका रिलेशन R है वो क्या हो जाए, रिफ्लेक्सिव हो जाए। रिफ्लेक्सिव का मतलब कि A कॉमा A R में हो फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल A। दूसरा चीज, इफ R इज सिमेट्रिक, अगली चीज क्या होनी चाहिए उसको, वो सिमेट्रिक भी होना चाहिए, यानी कि यदि A कॉमा B R में है, ठीक, तो इंप्लाई क्या होना चाहिए कि B कॉमा A भी R में हो फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये बात का ध्यान रखना है आपको। और तीसरी बात क्या, कि इफ आर इज ट्रांजिटिव, आर को क्या होना पड़ेगा, आर को ट्रांजिटिव होना पड़ेगा, यानी कि यदि ए कॉमा बी आर में है और फिर बी से शुरू होने वाला बी कॉमा सी भी आर में है, और इंप्लाई कर जाए कि ए कॉमा सी भी आर में है, सभी ए बी सी जो कि सेट ए में है, तो हम बोल देंगे उस रिलेशन को कौन सा रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होता है जो कि रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई होगी। तो ऐसे रिलेशन ही कौन सा रिलेशन होते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं। ठीक, अब इसके बाद अब एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि कैसे किसी क्वेश्चन को देखना है, चेक करना है कि वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि सारे के सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, एक जैसे सॉल्व होंगे। देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सामने देखिए, लेट आर बी द रिलेशन इन अ सेट, है ना, एक रिलेशन डिफाइन किया गया इस सेट में। तो आपको याद रखना होगा कि सेट में रिलेशन डिफाइन हुआ है, यानी कि पहले इस सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट बना होगा, और वो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बना होगा उसमें कुछ रूल लगाया गया होगा, उस रूल को क्या बोला गया होगा, रिलेशन। और उस रूल को लगाने के बाद उस कार्टेशियन प्रोडक्ट से कुछ एलिमेंट आपके सामने यहाँ रख दिए गए हैं और इसको क्या बोल दिया गया है, रिलेशन। अब आपको बताना है ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, या फिर ट्रांजिटिव है कि नहीं। शुरुआत कैसे करें, तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन का प्रूफ बड़ा ही आसान बना चुका हूं आपके लिए। शुरुआत आप करोगे जो आपको गिवन है, हेयर वी हैव, हमें क्या क्या गिवन है, तो हमें गिवन है एक सेट, इसका नाम नहीं दिया, हम अपने तरफ से लिख देंगे हेयर वी हैव सेट ए हैविंग एलिमेंट 1 2 3 4। ठीक, एंड रिलेशन भी आपको दिया गया है। रिलेशन क्या दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा क्या, 1,2 2,2। ठीक, जो रिलेशन दिया जाए आपको वो लिख देना है, इस बात का ध्यान रहे। ठीक, इसलिए आपको सारे के सारे मैं क्वेश्चन सेम बना रहा हूं, तो उस बात पे ध्यान देते जाइए कि मैं क्या क्या लिख रहा हूं। ठीक, अगला काम ये होता है। अब अगली हेडिंग आप डालोगे रिफ्लेक्सिविटी, क्या डालोगे, रिफ्लेक्सिविटी। ठीक, चलिए डालते हैं रिफ्लेक्सिविटी।
अब रिफ्लेक्सिविटी में क्या करते हैं बेटा, रिफ्लेक्सिविटी में आप देखते हो कि लिए हुए सेट के सभी के डबल्स मौजूद हैं कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट है। तो 1 का डुप्लेट 1 1, 2 का डुप्लेट 2 2, 3 का डुप्लेट 3 3, 4 का डुप्लेट 4 4। क्या इसमें दिखाई दे रहा है? तो मैं बोलूंगा हाँ 1 1 तो है, और 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, सारे के मौजूद है। तो इसको क्या लिखूंगा, हेयर वी कैन सी दैट, है ना, हेयर वी कैन सी दैट, हम देख पा रहे हैं ना, हेयर वी कैन सी दैट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, ये सारे के सारे जो एलिमेंट है ये हमारे लिए क्या हो चुके हैं, ए, सभी ए जो कि सेट ए में मौजूद हैं, है ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा ए आर में है। बात समझ में आ रही है? हम खुद देख पा रहे हैं ना कि 1 1, 2 2, 3 3 और 4 4 मौजूद है। तो हम बोल पा रहे हैं कि हेयर वी कैन सी दैट कि सभी ए जो कि सेट ए में मौजूद है उनके लिए डबल्स आर में मौजूद हैं, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। इसीलिए हम क्या बोलेंगे, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक, ये हमने हेडिंग डाल दी, बड़ा सिंपल था। अगली चीज हम क्या देखेंगे, सिमेट्री। अगली चीज हम क्या देखने जा रहे हैं, सिमेट्री देखने जा रहे हैं। तो देखिए सिमेट्री देखिएगा, सिमेट्री के लिए क्या होता है कि यदि 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 3 2 है तो 2 3 होना चाहिए, बिल्कुल उनके अपोजिट होना चाहिए। तो देखिए चेक करते हैं, ठीक। और 1 2 है तो बताइए इसका उल्टा क्या होना चाहिए, 2 1। क्या 2 1 कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, 2 1 दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहीं पे बात चालू होती है कि यदि एक भी ऐसा एलिमेंट मिल गया ना जो सिमेट्री के लिए फेल कर जाए, तो पूरा का पूरा रिलेशन ही किसके लिए फेल कर जाता है, सिमेट्री के लिए फेल कर जाएगा। तो हमने फाइंड आउट कर लिया। तो हम लिखेंगे कैसे सर, हम बोलेंगे लेट, है ना, लेट 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 बिलोंग्स टू आर, दिख रहा होगा 1 2 बिलोंग्स टू आर। बट हम क्या देख पा रहे हैं, 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, जबकि 2 1 आर में नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि 10, है ना, 10 मतलब हम सेंटेंस को जोड़ना चाह रहे हैं कि आप देख पा रहे हो कि 1 2 आर में तो है पर 2 1 आर में मौजूद नहीं है, हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक के लिए उनके सभी उल्टे मौजूद होने चाहिए। सर क्या मतलब हर एक ऑर्डर्ड पेयर को अलग चेक करना पड़ता है? हाँ, हर एक ऑर्डर्ड पेयर को अलग चेक करना पड़ता है। ठीक, आखिरी हमारे पास क्या बचा साहब, ट्रांजिटिविटी। क्या बोला जाता है, ट्रांजिटिविटी। ठीक, ये पहला क्वेश्चन है, आसान लगेगा। ट्रांजिटिविटी कैसे करेंगे, ट्रांजिटिविटी के लिए तो देखिए ट्रांजिटिविटी हम बोलेंगे कि सभी ऑर्डर्ड पेयर को अलग अलग चेक करना है ना, कि a b है तो b c है तो a c भी वहां पे है। अब देखना 1 2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला एक ये ऑर्डर्ड पेयर दिख रहा है बस, 2 2 भी है। तो यदि 1 2 है, 2 2 है तो क्या 1 2 आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, वो खुद है 1 2। ठीक, अच्छा 2 2 को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि इसको कैसे चेक करोगे, 2 2 है और फिर क्या 2 से स्टार्ट होने वाला कोई दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो सर क्या ये चेक नहीं होगा? तो यहीं पे आपको एक इंपॉर्टेंट बात समझानी थी कि ट्रांजिटिविटी में यदि a b r में है बट b से शुरू होने वाला b c r में नहीं है, तो वी विल नॉट चेक ट्रांजिटिविटी, वी विल नॉट चेक ट्रांजिटिविटी। हम कभी भी फिर ट्रांजिटिविटी चेक नहीं करेंगे उस पर्टिकुलर ऑर्डर पेयर के लिए। अच्छा, यदि चेक नहीं करेंगे तो हम उसको घोषित कर देंगे कि भैया तू ट्रांजिटिव है, क्योंकि हम चेक ही नहीं कर पाए। तो हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि तू ट्रांजिटिव नहीं, हम क्या बोल देंगे कि तू ट्रांजिटिव है। तो क्या 2 2 है तो 2 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर दिखाई दे रहा है? नहीं, तो हम उसके लिए चेक नहीं कर पाए। यानी कि a b है पर b c मौजूद नहीं है, तो हम ट्रांजिटिविटी इसके लिए चेक नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे कि ये ट्रांजिटिव है। अगला देखिए 1 1 है, 1 से शुरू होने वाला 1 2 है, तो फिर क्या हो जाएगा, जरा देखना 1 1 है, 1 2 है, तो क्या 1 2, हाँ वो खुद है, वो खुद दिख रहा होगा आपको, है ना। तो यदि वो दिख रहा है तो हाँ भैया ये भी ट्रांजिटिव है। 4 4 है, 4 से शुरू होने वाला कोई है नहीं, यानी कि ट्रांजिटिव चेक नहीं करेंगे, इसलिए ये भी ट्रांजिटिव हो गया। 1 3 है, 3 3 है तो 1 3 होना चाहिए, वो भी दिख गया। 3 3 है, 3 2 है तो क्या होना चाहिए, 3 2 होना चाहिए। तो हर एलिमेंट को चेक कर लीजिए, आप देख लीजिए सारे के सारे ट्रांजिटिव के लिए पास हो गए हैं। तो अब यहाँ पे हमें दिख रहा है ये ट्रांजिटिव है, तो हेयर, है ना, हमें इस रिलेशन को बताना तो है कि नहीं। तो भैया रिफ्लेक्सिव ये था पर सिमेट्रिक नहीं था। ट्रांजिटिविटी के लिए क्या बोलेंगे, हियर वी कैन सी दैट
here we can see that कि A related to B and B is related to C implies क्या कि A related to C for every A B C belongs to capital set A। बात समझ में आई? तो hence R is transitive, hence R यानी क्या, रिलेशन R is transitive। हमारा जो रिलेशन R है वो क्या है, ट्रांजिटिव है। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कैसे चेक करना है। अच्छा एक और क्वेश्चन करते हैं, है ना, देखिए ठीक, एक और क्वेश्चन क्या है, चेक। अब ये होते हैं क्वेश्चन, है ना, जब आपको रिलेशन इस तरीके से दिया जाए, नंबर ना दिया जाए, ठीक। चेक इफ द रिलेशन आर इन अ सेट आर ऑफ रियल नंबर, दिख रहा है डबल लाइनिंग यानी कि रियल नंबर, डिफाइंड एज ये दिया है। तो सर कैसे, देखिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जैसा सिखाया है वैसा ही काम करना है। सर आपने सिखाया कि पहले लिखिएगा हेयर वी हैव, जो गिवन है उसको लिखिए। क्या गिवन है आपको, आर गिवन है ना, सेट ऑफ रियल नंबर। हेयर वी हैव आर इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, आपने सेट लिख दिया। फिर साथ में क्या लिखना है, जो रिलेशन दिया हुआ है, तो रिलेशन आर कितना दिया हुआ है, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी का कलेक्शन जहां पे ए इज लेस देन बी, ठीक, और ए और बी दोनों के दोनों क्या है, रियल नंबर्स है, ठीक। ये हो गया, यही सिखाया। पहली हेडिंग क्या डलती है, रिफ्लेक्सिविटी। पहली हेडिंग क्या डालते हो आप, रिफ्लेक्सिविटी डालते हो। तो देखिए रिफ्लेक्सिविटी में आप क्या लेते हो, लेट। रिफ्लेक्सिविटी में हमेशा एक एलिमेंट होता है, सिमेट्रिक में 2 एलिमेंट होते हैं और ट्रांजिटिविटी में 3 एलिमेंट होते हैं। तो रिफ्लेक्सिविटी में क्या करोगे, लेट ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये टेक्निक देख लो कैसे, पीछे भी हमने ये किया था, पर पीछे हमें रिलेशन दे दिया था उन्होंने, तो हमने उसके लिए बोल दिया था कि हम देख सकते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव है। यहाँ पे लिखने के तरीके में, अब यही आपको मैं बताना चाहा था कि जो मैं लिखने का तरीका बताऊंगा वो हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा। सबसे पहले तो आप अपने सेट से क्या ले लो, एक एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर, एंड साथ में आपको लेना है कि जो ए कॉमा ए है वो आर क्रॉस आर में। हमारे पास सेट क्या दिया हुआ है, कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका बनेगा, रियल नंबर का बनेगा, सेट ऑफ रियल नंबर। तो हमारा ए कॉमा ए किस में होगा, आर क्रॉस आर में होगा। दिस इंप्लाइज, आपको क्या करना होगा, अब इस नियम पे लागू करेंगे। क्या ए लेस देन ए हो सकता है, क्या ए लेस देन ए हो सकता है, क्या 1 1 से छोटा हो सकता है, क्या 2 2 से छोटा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो मैं आगे लिखूंगा कि विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू, ऐसा कभी भी संभव नहीं है, ये चीज संभव नहीं है। इसका मतलब हमारे पास ए कॉमा ए आर में नहीं है। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि भैया ए लेस देन ए नहीं हो सकता, विच इज नॉट ट्रू। ये बात जो लिखी हमने, ये जो सेंटेंस लिखा है ये मैथमेटिकली इनकरेक्ट है, तो हमने बोल दिया इसलिए ए कॉमा ए आर में नहीं है, हेंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा, एनसीईआरटी इस कथन को अलग तरीके से पेश करती है, मैं वो भी आपको पहले बताना चाहूंगा। वो क्या लिखती है, वो हेडिंग डालती है रिफ्लेक्सिविटी, ठीक, रिफ्लेक्सिविटी, और वो इस बात को बोलती है, जो कि आपको सही भी लगेगा, वैलिड लगेगा, हमने ये प्रूफ के तौर पे किया ताकि आप बाकी क्वेश्चन को कंपेयर कर पाओ। क्या बोलेंगे कि एज वी नो दैट, उन्होंने क्या कहा कि जैसा कि हम सभी जानते हैं, एज वी नो दैट नो रियल नंबर इज लेस देन टू इटसेल्फ, लेस देन टू इटसेल्फ, कोई भी रियल नंबर खुद से छोटा नहीं हो सकता, हेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो आपको समझ में आया होगा दोनों में अंतर क्या, हमने मैथमेटिकली उस चीज को लिखा, उन्होंने उसे एज अ सेंटेंस में लिख दिया, है ना, सेंटेंस फॉर्मेशन करके लिख दिया, हमने मैथमेटिकली लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि आपको क्वेश्चन इस तरीके से करने हैं। क्या ऐसे लिखने में गलत होगा, नहीं, ऐसे लिखने में नहीं गलत होगा, ना नंबर कटेंगे, पर मैं आपके लिए सारे क्वेश्चन सेम बनाना चाह रहा हूं, तो यदि ऐसा लिखने की आदत डालोगे तो ये रिलेशन चाहे जैसा भी बदलते जाए आपको कभी भी लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगली चीज हम क्या देखते हैं, सिमेट्री। अगली चीज हम क्या देखते हैं भैया, सिमेट्री। अब देखिए सिमेट्री में कितने एलिमेंट लेते हैं, 2, है ना, और हमारे पास रियल नंबर का है, तो लेंगे हम भैया लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए और बी कहां पे ले लिए, रियल नंबर। और क्या एज्यूम करते हैं, मैंने आपको बताया था ए कॉमा बी आर में मान लेंगे, ठीक, तो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक, ये हमने मान लिया कि ए कॉमा बी आर में मौजूद है। यदि ए कॉमा बी आर में मौजूद है तो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, यानी कि ए इज लेस देन बी। इसका मतलब अब सिमेट्रिक में क्या होता है, ए की जगह बी हो जाता है, बी की जगह ए, तो बी इज लेस देन ए। क्या बात सही लिखी है, नहीं, ये बात सही
नहीं लिखी। आपको पता है कि 1 लेस देन 2 होता है, लेकिन यदि 2 को 1 की जगह लिखूं, 1 को 2 की जगह, तो 2 कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता। ठीक, तो b इज नॉट लेस देन a, इसका मतलब b कॉमा a किसमें नहीं है, r में नहीं है। तो हमने यहां से क्या साबित किया, 10 सेंटेंस करेक्शन कर रहे हैं हम अपना, क्या कि a कॉमा b r में तो है, लेकिन है ना, a कॉमा b r में है, बट b कॉमा a r में नहीं है। हेंस r इज नॉट सिमेट्रिक। r क्या नहीं है, r सिमेट्रिक नहीं है। बात समझ में आई? तो r ना तो रिफ्लेक्सिव निकला ना तो सिमेट्रिक निकला। ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। ठीक, ट्रांजिटिविटी, क्या हेडिंग डालेंगे, ट्रांजिटिविटी। ठीक, ट्रांजिटिविटी के लिए तो 3 एलिमेंट ले लो, a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक, तीनों के तीनों किससे ले लिया हमने, रियल नंबर। इसमें एक और चीज क्या माननी पड़ती है, एक और चीज ये माननी पड़ती है कि भैया ए बी भी आर में है, हमें मान लेना है, और बी सी भी आर में है, ये हमें मानना पड़ता है। ठीक, ये हमें मानना पड़ता है। ठीक, यदि ए बी आर में है यानी कि ए इज लेस देन बी, एंड यदि बी सी आर में है तो बी इज लेस देन सी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो दिस इंप्लाइज कि ए किससे छोटा हो जाएगा, सी से। यार तुम्हें अच्छे से पता है कि यदि 1 2 से छोटा है और 2 3 से छोटा है तो ऑटोमेटिक यार 1 इज लेस देन 3। बिल्कुल सही बात है। ठीक, तो वही बात हमने यहाँ पे लिख दी। इसका मतलब ए कॉमा सी किस में है, ए कॉमा सी आर में है। यदि ए कॉमा सी आर में है तो हम क्या लिखेंगे, 10। ये हमने ये बात साबित कर दिया कि ए बी आर में था एंड बी सी भी आर में था, और हमने साबित कर दिया कि ए सी भी आर में है। हेंस आर इज ट्रांजिटिव। आर क्या है साहब, आर हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है। बात समझ में आई? पर ये इक्विवेलेंस नहीं, इक्विवेलेंस होने के लिए इसको सिमेट्रिक भी होना था, रिफ्लेक्सिव भी होना था, पर ये सिर्फ कौन सा रिलेशन है, ट्रांजिटिव। कई बार पूछ लेता है ऐसा रिलेशन बताइए जो कि ट्रांजिटिव हो पर रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ना हो, तो भैया वो रिलेशन क्या होता है, ए लेस देन बी। ये एक ऐसा रिलेशन होता है जो कि ना तो रिफ्लेक्सिव होता है ना तो सिमेट्रिक होता है, पर कौन सा होता है, ट्रांजिटिव होता है। तो मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है ना, देखो एक और करते हैं। हाँ, बड़ा प्यारा क्वेश्चन आया है, शो दैट द रिलेशन आर इन आर, है ना, यहाँ पे आर आ गया यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर। लिखने का तरीका सर आपने हमें सिखाया है, बिल्कुल सिखाया है। तो देखिए प्रूफ लिखने का तरीका हम क्या करेंगे, हेयर वी हैव सबसे पहले सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर। अच्छा, यदि सेट ऑफ रियल नंबर है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इन्हीं का बनेगा, इसीलिए इसको लिखना सिखा रहा हूं कि गिवन में हमेशा ही लिखना है, एंड जो रिलेशन दिया होता है उसको लिख देते हैं। तो रिलेशन क्या दिया हुआ है, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन जहां पे ए लेस देन और इक्वल्स टू क्या हो, बी हो। इतनी बात समझ में आई सर? उसके बाद आपने लिखना सिखाया था क्या, रिफ्लेक्सिविटी। हाँ, तो बिल्कुल हम लिखेंगे रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी में मैंने क्या करना सिखाया कि इसमें एक एलिमेंट ले लो, एक एलिमेंट कौन सा हो, रियल नंबर। जो सेट आप ऊपर गिवन में लिखोगे उसके अंदर वो एलिमेंट होना चाहिए। लेट ए बिलोंग्स टू आर, एंड उसके डबल्स यानी कि ए कॉमा ए एक जैसे दिखने वाले किस में होने चाहिए, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में होने चाहिए। फिर से देख लो, इसके सेट में जो एलिमेंट है वो ले लिया, और फिर ए कॉमा ए किस में होना चाहिए, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में होना चाहिए। यदि ऐसा है तो अब मैं इस रूल को अप्लाई कर दूंगा। कैसे कि ये लिखा हुआ है ए लेस देन इक्वल्स टू बी, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, ए इज लेस देन इक्वल्स टू ए। क्या ये बात सही लिखी हुई है? ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो आपको पता होगा भैया कि ए, अब सर ये कैसे होता है मैं बता दे रहा हूं। यदि लिखा हुआ 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, क्या लगता है सही लिखा है? देखो नीचे वाला तो ट्रू नहीं है लेकिन ऊपर वाला ट्रू है। ठीक, और इसको पढ़ते क्या है कि 1 इज लेस देन, 1 इज लेस देन, और यहां पे बीच में क्या होता है, और इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू। अब और का मतलब होता है या तो ये सही हो जाए, है ना, ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाए, या तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाए। दोनों में से कोई एक भी यदि ट्रू होता है तो हम पूरे को ट्रू मानते हैं। ठीक, तो 1 लेस देन 2 वाला ट्रू है, हाँ ट्रू है। 1 इज इक्वल्स टू 2 ट्रू है क्या, नहीं है। लेकिन ऊपर वाला तो ट्रू है ना, यदि ऊपर वाला ट्रू है तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो भैया a इज लेस देन इक्वल्स टू, ये बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही लिखी हुई है। आपको पता है कि कोई भी नंबर खुद से छोटा भले ही ना हो लेकिन खुद के बराबर हो सकता है। इसका मतलब भैया क्या कि a इज इक्वल्स टू a तो हो सकता है ना। यदि ऐसा है तो हम क्या बोलेंगे भैया, हम बोलेंगे कि a कॉमा a r में मौजूद है, a कॉमा a r में मौजूद है, क्योंकि ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, सही है। तो हम लिखेंगे हेंस
R इज रिफ्लेक्सिव। R हमारा क्या है साहब, रिफ्लेक्सिव है। अगली चीज हम क्या चेक करेंगे, सिमेट्री। अगली चीज क्या है, सिमेट्री। सर सिमेट्री में आपने दो एलिमेंट लेना सिखाया तो ले रहे हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर के सेट में आर। ठीक, उसके बाद सर आपने एक और चीज लेने को बोला है कि आपने बोला है कि सर ए कॉमा बी भी किस में ले लीजिए, आर में ले लीजिए। यदि ए कॉमा बी आर में है तो इसमें रूल अप्लाई करिए कि ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी। ठीक, अब सब पलट दीजिए, तो पलटेंगे तो b इज लेस देन इक्वल्स टू, क्या ये बात सही लिखी है, नहीं, अब ये बात सही नहीं लिखी है। यदि 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, बताइए सही लिखा है कि नहीं, सही लिखा है। 2 को 3 की जगह, 3 को 2 की जगह कर दूं, क्या अब ये सही लिखा है भैया? ना तो अब ये ऊपर वाला सही रह गया, ना तो ये नीचे वाला सही हो गया, दोनों ही क्या हो गए, फेल हो गए। यदि फेल हो गए तो यहाँ पे मैं क्या बनाऊंगा, नॉट लेस देन और इक्वल्स टू, तो मतलब b कॉमा ए सेट के अंदर मौजूद नहीं है। और यदि नहीं है तो हम सेंटेंस जोड़ना जानते हैं कि सर a कॉमा बी तो r में था, बट b कॉमा ए r में मौजूद नहीं था, और नहीं था इसीलिए ये सिमेट्रिक भी नहीं है, हेंस r इज नॉट सिमेट्रिक। क्या बात समझ में आई? एक जैसे हो गए सारे क्वेश्चन ना। अगला क्या रहता है सर, अगला आप चेक करवाते हो ट्रांजिटिविटी। तो चलिए चेक करते हैं, अगला है आपके पास ट्रांजिटिविटी। 3 एलिमेंट लेंगे, हाँ बिल्कुल लेंगे। लेट ए बी सी, आपके जो सेट आपने दिया हुआ है सेट ऑफ रियल नंबर, और इसमें क्या एज्यूम करते हैं, याद होगा कि सर आप इसमें बोले थे ए बी भी मान लो कि आर में है, और मान लो बी सी भी आर में है। यदि ऐसा तो अब इसमें रूल डिफाइन करो कि ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी एंड बी इज लेस देन इक्वल्स टू सी। इतनी बात समझ में आई? क्या ये बात सही लिखी? बिल्कुल। यदि a b से छोटा है, b c से छोटा है, तो जाहिर सी बात है a ऑटोमेटिक किससे छोटा हो जाएगा, c से छोटा हो जाएगा, यानी कि a इज लेस देन इक्वल्स टू c। दिस इंप्लाइज a कॉमा c r में मौजूद है। फिर सर आपने सेंटेंस जोड़ना बताया, बिल्कुल जोड़ेंगे कि a कॉमा b r में है एंड b कॉमा c भी r में है। दिस इंप्लाइज a कॉमा c भी हमने साबित कर दिया r में मौजूद है, और इसीलिए इस बात से ये साबित होता है कि हमारा जो r है वो क्या है, ट्रांजिटिव है, हेंस r इज ट्रांजिटिव। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इस तरीके से साबित करना है भैया। तो देखो हमने क्या साबित किया, उन्होंने बोला भी था कि हमें शो करना था, यहाँ पे दिखाना था कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, पर सिमेट्रिक नहीं है। तो देखिए, हेंस रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है, यही शो करना था, इस तरीके से शो करना है। तो देखो क्वेश्चन जैसा भी बदलता जा रहा है, हमारे लिखने का पैटर्न में जरा भी बदलाव नहीं आया है। मेरे ख्याल से इतना समझ में आया होगा। ठीक, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमें इस रिलेशन को प्रूव करना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है ना, लेट दिस है, और ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट, ये लिखा हुआ है प्रूव दैट ये दिया हुआ रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। सर आपने लिखना जो सिखाया वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो देखिए प्रूफ क्या लिखना सिखाया है, हेयर वी हैव क्या है भैया हमारे पास, हेयर वी हैव x इज इक्वल्स टू कितना, सेट ऑफ रियल नंबर r, ऐसे लिख सकता हूं है ना, सेट ऑफ रियल नंबर। और सर आपने बोला था रिलेशन लिखना, तो रिलेशन लिखेंगे। तो रिलेशन हमें क्या दिया हुआ है कि ऐसे ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b का कलेक्शन जहां पे a किसके इक्वल है, b के इक्वल है, और a और b दोनों ही किसके एलिमेंट है, x के एलिमेंट है, और x हमारा क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। ठीक, उसके बाद आपने हेडिंग डालना सिखा था, ये थोड़ा मॉडिफाई करते गया मैं। ठीक, रिफ्लेक्सिविटी सर रिफ्लेक्सिविटी में आपने एक एलिमेंट लेना सिखाया, हाँ तो बिल्कुल एक एलिमेंट लेंगे। ये देखे लिया, लेट a बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, एक एलिमेंट ले लिया सेट ऑफ रियल नंबर का। साथ में हमें क्या मानना है कि अब उसका जो डबल है वो a क्रॉस a में है, a क्रॉस a में मतलब x क्रॉस x में है, x क्रॉस x में है, क्योंकि हमें सेट क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। ठीक, और उसी x को हमने क्या मान लिया, r, यानी कि हम इसे r क्रॉस r भी लिख सकते हैं। यदि ऐसा तो हम यहाँ पे अब रिलेशन लिखेंगे कि a इज इक्वल्स टू a। अब फिर ये रूल लगा देते हैं ना, b की जगह क्या लिख देते हैं a। तो ये बात सही लिखी कि नहीं लिखी, बिल्कुल सही लिखी है, विच इज ट्रू, ये बिल्कुल सही है। हर रियल नंबर खुद के इक्वल होता है, विच इज ट्रू, यानी कि a कॉमा a ऑटोमेटिक r के अंदर है, और यदि ऐसा है तो हेंस r इज रिफ्लेक्सिव। R क्या है हमारे पास, रिफ्लेक्सिव है। अगली चीज सर आप चेक करवाते हो सिमेट्री, तो चलिए भाई साहब सिमेट्री चेक करते हैं। सिमेट्री में सर आप बोलते हो कितने एलिमेंट लेने हैं, हमें 2 एलिमेंट लेने, तो हम 2 एलिमेंट ले लेते हैं। लेट a b दोनों के दोनों क्या होंगे, रियल नंबर। और आप एक चीज बोलते हो कि a कॉमा b ऑटोमेटिक मान लीजिए कि R में है,
यदि a कॉमा बी आर में है तो अब उसमें रूल अप्लाई करेंगे कि a इज इक्वल्स टू बी। अच्छा, यदि a इज इक्वल्स टू बी है तो बताइए मैं इसको थोड़ा ऐसे पलट के लिखूंगा b इज इक्वल्स टू ए, तो भी ये सही होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सही होगा। ये बात भी सिद्ध है कि ट्रू है, विच इज ट्रू। ये भी बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। इसका मतलब b कॉमा ए भी ऑटोमेटिक मौजूद है किसमें? आर में। फिर सर आपने जोड़ना सिखाया सेंटेंस, तो जोड़ते हैं कि भैया a कॉमा बी आर में था और हमने साबित कर दिया कि b कॉमा ए भी किसमें है? आर में है, और हेंस आर इज सिमेट्रिक। आर क्या है भैया? सिमेट्रिक है। आप देख पा रहे हैं जो मैं हिंदी बोल रहा हूं आपको, इसके पीछे की हिंदी यदि समझ में आने लग गई तो अब आपको पूरा याद हो गया होगा। अगला क्या है भैया? ट्रांजिटिविटी। अगला क्या है आपके पास? ट्रांजिटिविटी। ठीक, देखिए ट्रांजिटिविटी सर इसमें आपने बताया 3 नंबर, बिल्कुल 3 नंबर। लेट ए बी सी तीनों के तीनों क्या ले लिए? रियल नंबर। और आपने इसमें बोला था कि आपको मान लेना है कि ए बी आर में है और बी सी भी आर में मौजूद है, तो आप मान लिया, लो मान लिया। यदि ऐसा है तो फिर रूल लगा देना है। रूल लगाना है ए बी आर में है तो रूल लगेगा ए बराबर बी, और बी सी यदि आर में है तो रूल लगेगा कितना? बी बराबर सी। अच्छा, बी ए के बराबर भी है, बी सी के बराबर भी है, तो ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब ए किसके बराबर हो? सी के बराबर हो। इतनी बात तो अब देख के समझ में आ रहा होगा। इक्वेट कर देंगे दोनों इक्वेशंस को, यानी कि ए कॉमा सी भी किस में मौजूद है? आर में है। फिर सर आपने सेंटेंस जोड़ना सिखाया 10, ए कॉमा बी आर में था और b कॉमा सी भी आर में था, और हमने साबित कर दिया कि a कॉमा सी भी आर में है, और हेंस इसीलिए हम ये बात बोल सकते हैं कि जो हमारा रिलेशन r है वो क्या है? r इज ट्रांजिटिव। r हमारा क्या है? ट्रांजिटिव है। अच्छा, ये ऐसा रिलेशन था जो कि रिफ्लेक्सिव भी निकला, सिमेट्रिक भी निकला और ट्रांजिटिव भी निकला। ऐसा रिलेशन जो कि तीनों होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सिंस हम ये बात लिखेंगे क्योंकि R इज रिफ्लेक्सिव, ठीक, R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, therefore R is an equivalence relation। इसलिए हम क्या बोलेंगे? R क्या है? एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। बात समझ में आई? हेंस प्रूव्ड। ये हमने क्या कर दिया? हेंस प्रूव्ड। क्या इतनी बात समझ में आई? इस तरीके से साबित करना है कि ये एक रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। एक क्वेश्चन और करते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन। ये रहा भैया आपके सामने। लेट आर विद द रिलेशन इन अ सेट n, n यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यदि सेट n दिया हुआ है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट n क्रॉस n रहा होगा, सेट n हो गया है, और हमें ये रिलेशन दिया हुआ है सर जैसा आपने लिखना सिखाया, और हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी के लिए। ठीक, तो देखिए हम यहाँ पे लेते हैं भैया प्रूफ। सबसे पहले सर जो आपने बताया वो लिखें, बिल्कुल लिखेंगे। हेयर वी हैव कौन सा सेट है भैया? हमें दिया हुआ है n, यानी कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ये लिख दिया भैया, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। और रिलेशन क्या दिया हुआ है? रिलेशन दिया हुआ है ऐसे ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b का कलेक्शन जहां पे a किसके बराबर है? b माइनस 2 के बराबर है, और b ग्रेटर देन 6 लेना है हमें, b ग्रेटर देन 6 लेना है। तो सर सबसे पहले तो आप बता दीजिए रिफ्लेक्सिविटी। आपको क्या बताना है? रिफ्लेक्सिविटी। देखिए मैं फिर आपको लिख के भी दिखाऊंगा इसमें, पर रिफ्लेक्सिविटी देखिए। रिफ्लेक्सिविटी में सर आप बोलते हो एक एलिमेंट लेना, हाँ बिल्कुल एक एलिमेंट लेना, तो कैसे लोगे आप? अब देखिए, लेट a बिलोंग्स टू किसका? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। a किस में है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर में है। फिर आपने बोला सर जो a है इसका जो डुप्लेट है वो आपको बिलोंग करवाना है किसमें? कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो सर यहाँ पे तो n क्रॉस n क्यों नहीं लिख रहे हो सर आप? n क्रॉस n उसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि b किससे ग्रेटर देन लिया गया? 6 से ज्यादा बड़ा लिया गया, यानी कि 1 2 3 क्या हो गए? गायब हो गए। 1 2 3 गायब हो गए, इसलिए मैं यहाँ पे n क्रॉस n लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ क्या लिख दे रहा हूँ? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सामने वाला इतना समझदार है कि हाँ भाई तूने a कॉमा a कार्टेशियन प्रोडक्ट में ले लिया है। यदि ऐसा है तो सुनना, अब मैं क्या करूंगा? नियम लगाऊंगा। नियम क्या लगाना है? नियम लगाना है कि देखो a बराबर जहां b है वहां भी क्या लिख दूंगा? a इज इक्वल्स टू a माइनस 2, a इज इक्वल्स टू a माइनस 2। क्या ये बात सही लिखी हुई है? a इज इक्वल्स टू a माइनस 2 क्या सही लिखा हुआ है? जैसे मान लो मैंने कल को बोला तुम्हारे पास जो a है वो कितना है? 2 है। a कितना है? 2 है। तो यहाँ पे 2 लिखोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 2 माइनस 2 0। तो क्या 2 0 के इक्वल है?
क्या कभी 2 0 के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। कोई दूसरा नंबर ले लो, कोई भी नेचुरल नंबर बोला उन्होंने, कोई भी, मान लो मैंने बोल दिया 7, मैंने क्या बोल दिया 7, तो यदि मैंने यहाँ 7 लिखा तो 7 - 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। क्या 7 5 के इक्वल है? ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं है। तो मैं बोलूंगा भैया ये चीज पॉसिबल नहीं है। और यदि ये चीज पॉसिबल नहीं है यानी कि a, भी R में पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए इस बात को बोलते हुए मुझे बड़ा गर्व हो रहा है। हेंस R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अगली चीज सर आप क्या चेक कराते हो? सिमेट्री, है ना। जब भी आपको डाउट हुआ करे तो इस तरीके से थोड़ा बहुत एग्जांपल ले लिया उसी सेट ए में से जो हमने गिवन में लिखा। अगला सिमेट्री में, सर सिमेट्री में आप बोलते हो कि 2 एलिमेंट लेना, आप 2 एलिमेंट लो, ए बी बिलोंग्स टू, आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लो, नहीं सॉरी क्या, ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ए और बी दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? नेचुरल नंबर। हो तो उन्होंने खुद ही ने दिया हुआ है, ए बी क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। एंड आपने बोला है कि सर इसमें मान लेते हैं कि ए कॉमा बी आर में मौजूद है। हाँ तो मान लो, कौन मना कर रहा है? जो सिखाया उसी पे मैं लागू रहूंगा। अच्छा कैसे बताया उन्होंने? देखना, यदि ए बी है तो ए बी को कैसे लिखना है? ए बराबर बी माइनस टू, तो ये मैंने लिख दिया ए बराबर बी माइनस टू, ठीक, ए बराबर बी माइनस टू। सर लेकिन सिमेट्री के लिए आप ए की जगह बी लिख देते हो और बी की जगह ए लिख देते हो, तो बी बराबर ए माइनस टू। क्या ये बात सही लिखी हुई है? नहीं, ये बात भी सही लिखी हुई नहीं है। कैसे साबित करोगे सर? देखो, b ग्रेटर देन 6 है, ठीक, b ग्रेटर देन 6 है तो b यदि 6 से बड़ा लेना है तो पहले 7 ले लो। यहाँ पे 7 लो, जैसे ही 7 लोगे b की वैल्यू आपने कितनी ले ली? 7, है ना। और हमें ऑर्डर पेयर लिखने की आदत कैसी होती है? यहाँ पे a लिखते हैं, यहाँ पे b लिखते हैं। मैंने b की वैल्यू क्या ली? 7। 7 - 2 कितना हो जाएगा? 5। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5। 5,7। क्या इतनी बात क्लियर है? तो यदि 5,7 लिखा है तो 5,7 को कैसे लिखा जा सकता है? सर उसको लिखा जाता है 5, ये लिखा मैंने 5 बराबर 7 - 2। अब इस ऑर्डर पेयर को पलट देते हैं, 7,5 करके देखते हैं, है ना, ये भी ट्रू आएगा, देखते हैं। तो सर यदि 7,5 है तो आप क्या लिखोगे? आप पहले लिखोगे 7 लिखोगे, उसके बाद लिखोगे 5 - 2। क्या बात सही लिखी हुई है? ये बात सही लिखी हुई नहीं है, यानी कि यहाँ पे मेरे को क्या बनाना पड़ेगा? नॉट इक्वल्स टू। a बराबर b माइनस टू यदि है, ऐसा फिर जरूरी नहीं है भैया कि b भी a माइनस टू हो, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। और यदि ऐसा हुआ तो हम बोल देंगे इसीलिए b कॉमा a हमारे पास रिलेशन R में नहीं है। फिर आपने जोड़ना सिखाया है सर कि यदि a कॉमा b R में था, पर हमने ये साबित कर दिया बट b कॉमा a R में नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू R। और इसी बात से हम बोलेंगे कि भैया हेंस R इज नॉट सिमेट्रिक। R तो सिमेट्रिक भी नहीं है साहब। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है सीबीएसई का। और आखिरी रिलेशन इसका हमें क्या लेना है? ट्रांजिटिविटी। सर ट्रांजिटिविटी में तो आप 3 एलिमेंट लेते हो। हाँ बिल्कुल 3 एलिमेंट लेते हैं, तो 3 एलिमेंट ले रहे हैं ना भैया। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और सर आपने इसमें और ये एज्यूम करना सिखाया है कि आपको लेना है ए बी भी आर में है और बी सी भी आर में मौजूद है। यदि ऐसा है तो मैं क्या लिखूंगा? इसको रिलेशन लगाऊंगा, a बराबर b माइनस टू लिखूंगा और इसको क्या लिखूंगा भैया? b बराबर c माइनस टू। क्या इतनी बात समझ में आई? अच्छा अब इन दोनों में b भी है, b की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक। ये है a प्लस 2 बराबर कितना? b दिख रहा होगा, है ना, माइनस 2 को इधर भेज दिया। एंड b बराबर कितना दिया हुआ है? c माइनस 2। b की वैल्यू ये भी है, b की वैल्यू ये भी है, तो ये तो तभी पॉसिबल है जब दोनों आपस में इक्वल हो। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा भैया? अगली चीज कि a प्लस 2 बराबर कितना? c माइनस 2। क्या इतनी बात समझ में आई? अब जा सुनना, यदि यहाँ पे जा ध्यान से देखो, जब a कॉमा b था तो क्या लिखते थे इसको? कि a बराबर b माइनस टू। यदि b कॉमा c था तो इसको क्या लिखते थे? b बराबर c माइनस टू। तो यदि मुझे क्या साबित करना है? a कॉमा c साबित करना है, तो मुझे क्या लाके दिखाना होगा? कि a बराबर c माइनस टू। हमें ये लाके दिखाना होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? a था तो b माइनस टू था, b c था तो b बराबर c माइनस टू था। तो यदि a c है तो a c के लिए मुझे क्या लाना होगा? a बराबर c माइनस टू ला के दिखाना होगा। तो यानी कि मुझे a को अकेला रखना होगा और उस तरफ c में से सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा कुछ, तो मैं a को यहीं रहने देता हूं। तो ये लो भैया, मैंने a को यहीं रहने दिया। ये रहा c माइनस टू पहले से लिखा, ये प्लस टू उधर जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा? माइनस का 2। इसका मतलब ये क्या हो गया? a बराबर c माइनस 4। अच्छा a c माइनस 4 है, जरा बात को सुनना, a क्या ला दिया हमने? c माइनस 4। अच्छा ये कहाँ से आया भैया? ये चीज हाँ सही है, सही, कोई दिक्कत नहीं,
ठीक, अब देखो यहां पे लिख दे रहा हूं a बराबर c-4 है, इसका मतलब a नॉट इक्वल टू c-2 आ गया। भाई a किसके बराबर आया, c-4, यानी कि a क्या नहीं आया, c-2 नहीं आया। यदि नहीं आया तो मैं क्या बोलूंगा, a, c R में नहीं आया। फिर सर आपने सेंटेंस जोड़ना सिखाया, तो जोड़ो कि दस a b R में था एंड b c भी R में था, बट a c R में नहीं मिल पाया, हेंस R इज नॉट ट्रांजिटिव, इसलिए R ट्रांजिटिव नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से रिलेशन को हमें डील करना है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, चलिए, गुड नाइट।